सो दिस इज द टॉपिक टुडे। आज का टॉपिक का सब्जेक्ट क्या है? द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूपी आपका जो सिलेबस दिया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का, उसमें देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, स्कोप है एंड सिग्निफिकेंस है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस उसकी बात करे हैं, और इन द इंट्रोडक्शंस व्हाट वी हैव सीन, इन द इंट्रोडक्शंस व्हाट वी हैव सीन कि दैट वी ट्राई टू डेवलप ए फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट। इसमें जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन के कुछ कॉन्टेक्स्ट को हमने शेयर किया था, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बेसिकली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज एन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, and in this specialized activity what is that and how we are trying to define the public administration। last class में meaning of public administration की बात की। in the meaning of public administration हम लोगों ने डिटवाल्डो के व्यू पॉइंट्स को देखा था। according to डिटवाल्डो the public administration means, what is the public administration? all those activities which are undertaken by the government for the well-being of the society, for the care of the society, for the service to the society, that all comes under the meaning of public administration। The public administration refers to a systematic effort intended for the public goodness। एंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो लेटर है जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब बताया था कि अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू, अकॉर्डिंग टू डिटवाल्डो, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मीनिंग ऑफ पब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट और द स्टेट। सो द डिटवाल्डो हाईलाइटेड द पब्लिकनेस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So what is public administration? It is the activity, and which type of activity? It is a specialized activity, it is a complex activity which is undertaken by the government for the service to the society, for well-being to the society। So this is the public administration। But public administration it is an organismic concept। The public administration is a dynamic concept, and public administration is what? It is the government in actions। ये बात किए थे हम लोग कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये गवर्नमेंट इन एक्शंस है, ये विजिबल पार्ट ऑफ द स्टेट है, ये हमें दिखता है। ये कैसा है? टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? ये टेंजिबल एक्टिविटी है जो हमें दिखता है। सब टेंजिबल एक्टिविटी है, सो देयर बाय इट इज ए रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग डायनामिक्स टू द सोसाइटी। द सोसाइटी के नीड्स, डिमांड्स, ये सब चेंज होता है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विसेस, in order to provide effective allocations of the values, अपने को अडेप्ट करता है, अपने को चेंज करता है। thereby बहुत सारे फैक्टर्स, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक पॉलिटी इसके एक्शनल एस्पेक्ट को डिटरमाइन करेगा, लाइक द कल्चर, लाइक इकोनॉमी, लाइक एवरीथिंग विल गोइंग टू डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। thereby पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो डिटवाल्डो क्या बोलते हैं? ही हाईलाइटेड the publicness character in public administration, but he say that just to define the public administration in one sentence or in paragraph, it would be nothing but it would be simply a mental paralysis, not an stimulation or the enlightenment। माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये रिस्पॉन्स है, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंजिंग प्रोफाइल है। इसको हम लोग एक सेंटेंस या पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा मेंटल एनलाइटनमेंट नहीं होगा, ये हमारा मेंटल ब्लॉकेज होगा, मेंटल पैरालिसिस होगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमको एक वर्किंग मॉडल की तरह देखना है। आगे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स लिया था, क्यों? कि हमको एक वर्केबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वी आर ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमको क्वेश्चंस पूछा जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अलग अलग स्कूल्स का हमने हेल्प लिया था, जैसे कि नैरो स्कूल्स, ब्रॉड स्कूल्स ने क्या बोला कि बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द स्टेट एंड द स्टेट एक्टर्स। फिर डिफरेंट स्कूल्स लिया, मैंने पोस्ट कर्व लिया, हमने पब्लिक पॉलिसी व्यू पॉइंट लिया, फिर दैट इज कॉल्ड फ्रेडरिक मॉसेर का एस्पेक्ट लिया, फिर हमने ये कुछ समझा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज द बेस्ट दैट इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड। लेकिन सिंपल भाषा में बोला जाएगा कि व्हाट इज द पब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? मीनिंग का मतलब होगा कि दैट इट इज द एक्टिविटी, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट
and it is undertaken by the government for what? For the service to the society, for the well-being to the society. It is the most acceptable view of public administration, right? लेकिन उसके और जो मीनिंग्स है उसके साथ साथ हम लोग आज स्कोप की बात करेंगे कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने डोमेन में किन चीजों की स्टडी करता है, इसका दायरा क्या है। सो आज का टॉपिक क्या है? दैट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस स्कोप को पढ़ने के पहले हम लोग एक इस तरह से एक चार्ट या फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे कि अपने डिस्कशंस को हम लोग इंडिविजुअल थिंकर्स और दैट इज स्कूल ऑफ थॉट्स में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। इस इंडिविजुअल थिंकर्स विल हेल्प यू टू क्रिस्टलाइज द थिंग, और जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो आपको इनेबल करेगा कि हाउ टू राइट ए बेटर टू बेटर आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स? स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या मतलब होता है कि बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स के आइडियाज होते हैं जो सिमिलर इन टोन होता है, जो सिमिलर इन ओरिएंटेशन होता है, उसको एक ग्रुप में रखा जाता है और उसको क्या बोलते हैं ना, स्कूल ऑफ थॉट्स। तो स्कूल ऑफ थॉट्स हमें इनेबल करता है व्हाइल गिविंग मोर एंड मोर डायमेंशंस। ठीक है, तो हम लोग स्कोप में पहले कुछ इंडिविजुअल थिंकर्स की बात करेंगे, लाइक विल्बय, लाइक बेली एंड रिडले, फिफ्नर। उसी तरह से जब हम लोग स्कूल ऑफ थॉट्स की चर्चा करेंगे देन वी विल टेक अप द वेरियस कंपैरेटिव स्कूल्स, फॉर एग्जांपल द नैरो वर्सेस ब्रॉड व्यू स्कूल्स। इनके क्या व्यू पॉइंट थे? मैनेजरियल वर्सेस इंटीग्रल वर्सेस टेक्निकल स्कूल्स, उन लोगों ने कुछ बोला। फिर पोस्ट कॉर्प वर्सेस कंटेंट व्यू, इसकी बातें करेंगे हम लोग। पोस्ट कॉर्प, इसकी चर्चा हम लास्ट क्लास में किए थे। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों की पोस्ट कॉर्प में हर एक लेटर्स का क्या मतलब होता था, क्या फुल फॉर्म होता है। तो पोस्ट कॉर्प में हर एक लेटर्स का कुछ मतलब हुआ करता था, और ये पोस्ट कॉर्प का जो एक्रोनीम है ये किस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स ने दिया। ये आपके जेपीएससी के पीवाईक्यू है, जो आपका मेंस का पेपर में 20 एमसीक्यू पूछा जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। द पोस्ट कॉर्प न प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, जल्दी से बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या था। फिर इसमें एक कंटेंट व्यू आया जिसको कि हम लोग पब्लिक पॉलिसी बोलेंगे या सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आया था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दैट, एंड उसके बाद वी विल कंक्लूड कि आखिरकार व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द फ्लो लाइन, दिस इज द फ्लो चार्ट। अपने इस स्कोप के आंसर्स को लिखने के लिए ये आपको हेल्प भी करेगा। एंड टुडे आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि इस स्टाइल से आपको यदि पढ़ाया जाए तो क्या ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव होगा क्या। तो हम लोग देखते हैं, और आप लोग फ्रीली कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये तरीका सही है। तो इसी मॉडल को हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी फॉलो करेंगे कि एक फ्लो चार्ट हो, उसके थ्रू डिक्टेट किया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको आप लोग लिख लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल थिंकर्स की बात करते हैं कि आखिर इंडिविजुअल थिंकर्स ने इस डेफिनेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कितना ब्रॉड किया या कितना क्रिस्टलाइज किया। आखिर क्या वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका दायरा क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किन किन चीजों के बारे में समझना है, किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विल्बय को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर विल्बय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप में 5 चीजें होती है। तो यू कैन राइट हियर सम लाइंस कि द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू विल्बय कैप्चर्स द 5 डिफरेंट एरियाज। 5 डिफरेंट एरिया को कैप्चर करता है। कौन कौन से? द नेम्स आर ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ द मटेरियल, एंड फिफ्थ इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको एक एग्जांपल से हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि विल्बय का आइडिया क्या था। तो विल्बय के पहले द ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडिशनली हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। के पहले इन द फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बोला था कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात किए थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक क्लासिकल स्कूल्स एंड दूसरा ह्यूमैनिस्टिक स्कूल्स। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की जब बात करेंगे कि द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स
एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक क्या है ना, क्लासिकल स्कूल्स, एंड सेकेंड ह्यूमनिस्टिक। क्लासिकल स्कूल्स का फोकस क्या था कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, इट इज कॉल्ड मैकेनिस्टिक अप्रोच, इट इज कॉल्ड मैकेनिस्टिक अप्रोच और मैकेनिस्टिक व्यू। सो क्लासिकल थिंकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस अप्रोच से देखते थे, मैकेनिस्टिक अप्रोच, मतलब मशीन व्यू, और रोबोटिक अप्रोच। कैसे देखते थे, दे मैकेनिस्टिक अप्रोच और द रोबोटिक, यू कैन कॉल रोबोटिक व्यू, ठीक है। बट ह्यूमनिस्टिक ए लॉजिकल स्टेप अहेड था कि द ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे विजुअलाइज करते थे, द ह्यूमनिस्टिक विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी। सो क्या वो रोबोटिक होगा कि बेटर ह्यूमनिस्टिक होगा, इट वॉज ह्यूमनिस्टिक। ये कैसा होगा, ह्यूमनिस्टिक। ओके, सो जो एकदम नए हैं बस इतना ही समझना है कि हमारा दो तरीका होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वी कैन सी कंप्लीटली मैकेनिस्टिक, इंस्ट्रूमेंटल, उसमें जो भी पीपल्स हैं, इवन जो ह्यूमन बींग्स उस काम को कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग एज व्हाट, एज ए टूल्स, एज ए मीन्स फॉर प्रोडक्शन। सो दिस व्यू इज कॉल्ड मैकेनिस्टिक व्यू, है ना, मैकेनिस्टिक व्यू। यू आर नॉट कंसिडरिंग कि ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, he is also a social animal, so that's why he is also suffering from the social relations. He would be impacted with the social evening, he would be impacted with the social emotions. अब ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। ये कौन बात करता है, मैकेनिस्टिक स्कूल्स, माने क्लासिकल थ्योरिस्ट। क्लासिकल थ्योरिस्ट क्या बोलेंगे, नो, ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हम लोग देखते हैं विजुअलाइज करने के लिए, दिस इज द वेरी जनरल वे एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वे कि ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग ट्रायंगुलर शेप से देखते हैं। ट्रायंगुलर शेप में ना बेसिकली दो तरह के सॉरी, इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक द लिविंग कंपोनेंट्स एंड सेकेंड इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो दैट इज कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट, मतलब ह्यूमन बींग्स वाला एस्पेक्ट होगा, या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब मेथड्स, नॉन लिविंग का मतलब मशीनरी, ठीक। सो लिविंग या नॉन लिविंग होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विजुअलाइज करिए, जैसे विजुअलाइज करो, जैसे कि हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही दिखता है, हेडेड बाय ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फिर उसके नीचे हायरार्की ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स, इस तरह से एक हायरार्की मिलेगा आपको। सो दिस इज द पिरामिडल शेप एंड ट्रायंगुलर शेप का मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। विजुअलाइज करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, फिर हायरार्की ऑफ सेक्रेटरी, तो हमको एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। सो द ह्यूमनिस्टिक और क्लासिकल्स में बेसिक पॉइंट क्या है कि एवरी पॉइंट इज नथिंग बट एवरी पॉइंट इज ए टूल, ठीक है। हर एक पॉइंट का एक टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करना है। ये किसका व्यू पॉइंट है, क्लासिकल, मैकेनिस्टिक। यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर है, व्हाट इज द मनी, है ना, मनी इज ओनली फैक्टर, लेकिन मनी के बियॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स। तो ह्यूमनिस्टिक माने लेटर ग्रुप ऑफ थिंकर्स आए, वो बात करते थे। इन क्लासिकल स्कूल्स में एक थिंकर था जिसका नाम क्या था, ग्यूलिक एंड उर्विक, ठीक है, ग्यूलिक एंड उर्विक। जो फर्स्ट क्लास से हैं वो समझ रहे होंगे कि ग्यूलिक एंड उर्विक क्लासिकल थिंकर्स थे, और इनको किस नाम से जाना जाता था, स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट बोला जाता था। स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी काम करने के पहले वो ड्रॉ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर, है ना, यू कम आउट विद ए प्रॉपर प्लानिंग, इसलिए स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे कि दे ऑलवेज से कि नो, कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को करने के पहले यू फर्स्ट मेक ए प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको ऑर्गेनाइज करो, एंड जो टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने को मैनेज करो, एंड देन यू विल कैन द चांसेस टू गेट सक्सेस।
So this is the classical viewpoint, right? तो गुलिक एंड उर्विक they were referred as structuralist क्योंकि उनके एंटायर थ्योरी का फोकस एरिया क्या था ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होना चाहिए, सीनियर सबऑर्डिनेट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशंस होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस होना चाहिए, एंड दे कॉल इट स्केलर चेन, माने लाइन ऑफ कमांड्स, ये सब बातें करें हैं, राइट? सो अभी हम लोग विल्लभ पे फोकस करेंगे। विल्लभ व्हाट ही से कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर किसके बारे में स्टडी करता है, इसका दायरा क्या है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये 5 चीजें होती हैं, लाइक ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशंस को कंसीडर करेंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशंस में द ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होगा? ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब द ओवरऑल द स्ट्रक्चर, what type of the relationship between the higher authority and the lower authority would be there, ये organizations as a whole as a supervisory unit कैसे काम करेगा? So this is all about overhead administration. Now administration, the public administration का scope क्या है? Organizations के all activities, all supervisions, organizations के all relations के बारे में study करना है, उसके बारे में the scope उसको capture करता है। सेकेंड, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से प्रॉपर मीनिंग है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस बिटवीन सुपर ऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। ये सुपर ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टर्म को समझिए कि लेट अस टेक डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग पर्संस ऑक्युपाई करता है। देख रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट हायरार्की होता है, जिसको क्या बोलते हैं, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हायर द अथॉरिटी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर ऑर्डिनेट और सुपीरियर, और लोअर द अथॉरिटी, लोअर द रैंक, उसको क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट, उसको बोला जाता है द सब ऑर्डिनेट। ना सुपर ऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं? थ्रू सम लाइन ऑफ कमांड्स। देयर इज व्हाट, लाइन ऑफ कमांड्स। दे कैन नॉट वायलेट दिस लाइन ऑफ कमांड। और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कमांड होता है? नो, मोर देन वन लाइन ऑफ कमांड। देयर इज ए वेव ऑफ लाइन ऑफ कमांड्स, राइट? सो इस कंप्लीट वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर चेन। टेक्निकली व्हाट यू कॉल, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? इंडिविजुअल है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कमांड, लेकिन ग्रुप ऑफ लाइन ऑफ कमांड्स हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन स्टैब्लिश करेगा कि कम्युनिकेशंस कैसा है, किस तरह से वन वे है कि डुप्लेक्स है कि मल्टी डुप्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड यूनिप्लेक्स है, कि वन वे है कि बोथ डायरेक्शनल है कि सर्कुलर है। ये हमको कौन बताता है, स्केलर चेन, लाइन ऑफ कमांड। तो सेकेंड पॉइंट जो बोलते हैं कि दैट ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कैप्चर्स इन इट्स मीनिंग व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस बिटवीन द सुपर ऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट्स आर देयर। यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है कि जब हम लोग बात करेंगे द चेस्टर बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड का नाम याद हो रहा है? चेस्टर बर्नार्ड गेस करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन थे, हु वाज द चेस्टर बर्नार्ड? क्लासिकल थिंकर्स थे कि ह्यूमैनिस्टिक? ना, ह्यूमैनिस्टिक स्कॉलर्स में हम लोग चेस्टर बर्नार्ड को रखते हैं। चेस्टर बर्नार्ड एक स्टेटमेंट यूज करते थे कि दैट कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी। व्हाट इज कम्युनिकेशन? इनका फोकस क्या था कि द कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी, कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी। ओके, सो चेस्टर बर्नार्ड से कि कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी, कि बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का क्या कुछ भी काम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में? नो, देयर शैल बी एन इफेक्टिव एंड हेल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये मैनेजर्स का टास्क है कि जस्ट टू बिल्ड ए हेल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन भी इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एवरी पॉइंट शुड बी डिफाइंड, every position should be defined, every rank should be given
and assign the proportionate that is called authority and responsibility. हर एक पोजीशंस में लाइन ऑफ कमांड्स डिफाइंड हो, हर एक पोजीशंस के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हो, एंड हाउ इट इज टू बी अंडरटेकन दैट इज थ्रू द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल going to capture the domain of what is the organizational structure and how the organizational structure is behaving and performing. तो second component विलभ भाई क्या बोलते हैं कि the scope of public administration is to capture about organizational structure, and organizational structure means that is called entire the organizational structure, including its the communication system, including its the line of commands, including its that is relationship between the superordinate and subordinate. उसके बाद ना एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्कोप में क्या और स्टडी करेगा, इसको ट्रिक है कि दैट इज कॉल्ड मैन, मटेरियल एंड फाइनेंस. कि ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में स्टडी करना. जैसे क्लासिकल स्कूल्स टॉक अबाउट क्या, क्लासिकल स्कूल्स किसकी बात करते हैं, मैकेनिस्टिक ह्यूमैनिस्टिक स्कूल क्या बात करेंगे, ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. यहां पर एक अब्राहम मास्लो एक मोटिवेशन थिंकर्स थे, क्या नाम था, अब्राहम मास्लो. अब्राहम मास्लो से कि दैट कि जो ह्यूमन बींग्स है वो ह्यूमन बींग्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम करता है तो ह्यूमन बींग्स इज ड्रिवन बाय सम मोटिवेटिंग फैक्टर. एंड ये मोटिवेटिंग फैक्टर या मोटिवेशंस कैसे आता है, एड्रेसिंग सर्टेन नीड्स. तो अब्राहम मास्लो टॉक्स अबाउट ए नीड हायरार्की. अब्राहम मास्लो किसकी बात करते हैं ना, एक नीड हायरार्की की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स काम क्यों करता है ना, उसके कुछ नीड्स होते हैं, एंड इन ऑर्डर टू एड्रेस दो नीड्स वो अपने को कंट्रीब्यूट करता है और उसके अगेंस्ट में उसको सेटिस्फैक्शन के नाम पे सैलरी, अलाउंसेस, रिकॉग्निशंस मिलता है. सो जब तक ह्यूमन बीइंग्स का कंट्रीब्यूशंस सेटिस्फैक्शन से कम है तो वो मोटिवेट होगा. ये कैसा एस्पेक्ट है, मॉनेटरी एस्पेक्ट है कि ह्यूमन एस्पेक्ट है, ह्यूमन एस्पेक्ट है जिसको थोड़ा क्वांटिफाई करने की कोशिश किया गया. व्हाट इज से कि दैट कि मोटिवेशंस की बात करते हैं मैस्लो कि मोटिवेशंस को किससे लिंक किया गया है ना, यहां पर कुछ नीड्स होते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज ए नीड्स. जैसे हम आप क्यों पढ़ रहे हो कि एक आपका एक नीड है, व्हाट इज द नीड, सोशल रिकॉग्निशंस, प्राइड, कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, यू विल अर्न ए प्राइड एंड स्टेटस टू द सोसाइटी, यू बीइंग ए लिंचपिन, यू बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटल फॉर सर्टेन सोशल चेंज. वो आपका रिकॉग्निशन है, आपका अचीवमेंट है, तो वो क्या है, आपका नीड्स है. तो नीड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड. तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में आप ज्वाइन करेंगे तो उस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में आप किस तरह के बिहेव करेंगे कि यू बीइंग द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, एंड ब्यूरोक्रेसी एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज के लिए ना, फॉर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी. तो उस ऑर्गेनाइजेशंस में विलभ भाई से कि उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में भी स्टडी करना है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी स्टडी करना है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आप ही जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, अभी और जॉब ज्वाइन करेंगे, देन यू बीइंग द फेस कि कोई भी इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी माल एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन या गुड एडमिनिस्ट्रेशन के आप फेस हैं कि नहीं है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन कैपेसिटी. यहां पर अंबेडकर का एक कोटेशन से याद आ रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट मुझे याद आ रहा है कि अंबेडकर से कि जब ऑल इंडिया सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था अंडर व्हाट दैट इज कॉल्ड दिस इज वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस पता है तुमको कि ये नॉन फेडरल फीचर है. तो फिर ऑल इंडिया सर्विस में आखिर क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जस्ट टू सेट ए स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री. तो अंबेडकर से कि ये ऑल इंडिया सर्विस डिपेंड करेगा कैलिबर एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. हम लोग सिर्फ एक आईएएस, एक आईपीएस, एक झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पीसीएस ऑफिसर्स या जो आपके डीएसपी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर को देख के एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस, एक द फीलिंग ऑफ अटैचमेंट क्यों होता है,
कि वो उन लोगों का तमाम क्युमुलेटिव एफर्ट है जो पहले इस सिस्टम में आए और उन्होंने एक भरोसा कायम किया। तो ये ह्यूमन बींग्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस या अनसक्सेस बनाएगा। सो ये दैट इज वाई अंबेडकर वो काफी नोटवर्दी और कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये विल्लभ वही बात करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट कैप्चर्स अबाउट द स्टडी एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। साथ ही साथ ये मटेरियल एस्पेक्ट के बारे में भी स्टडी करेगा कि किस तरह से प्रूडेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जैसे हु इज द ग्रेटेस्ट मास्टर इन दिस टाइम, टैक्स पेयर्स। स्टेट एक्टिविटी इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी। कल मैंने मीनिंग में न्यू लिबरल स्कूल्स में मैंने बताया था। सो हर एक एक्टिविटी अभी के टाइम में टैक्स पेयर्स मनी से फाइनेंस्ड होता है। सो टैक्स पेयर्स आर द ग्रेटेस्ट मास्टर। तो क्या उन टैक्स पेयर्स मनी का प्रूडेंट यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या ये हम लोग सिर्फ कंजम्पशन मेंटेनेंस में खर्च करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। तो ये किस तरह से उस रिसोर्स का, मैटेरियलिस्टिक रिसोर्स का यूज हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कभी की कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना स्टेट ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन बनेगा ना। जैसे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द जीडीपी, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया। फिस्कल डेफिसिट अभी कितना है, दैट इज अराउंड 5.9% इस साल का सेट किया गया है। एंड फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इंटर जनरेशनल पैरिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, क्योंकि बर्डन है ना टैक्स का। वो टैक्स हम नहीं पे करेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन पे करेगा। तो फिस्कल डेफिसिट को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर व्हिच मेजर्स द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तो बैरोमीटर को अच्छा रखना पड़ेगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 क्या टारगेट सेट किया था कि 3% ऑफ जीडीपी रहना है ना। तो ये सब बातें हैं कि क्यों ये सारा चीज है। सो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या इसमें स्कोप में कैप्चर करेगा, दैट इज टू स्टडी अबाउट द प्रूडेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसोर्सेस। सही है, सही बात। आगे बढ़े, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कुछ डिटरमाइन करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि इकोनॉमी इज द बेस स्ट्रक्चर एंड एवरी अदर थिंग इज व्हाट, द सुपर स्ट्रक्चर। जैसे इकोनॉमी से पॉलिटी, इकोनॉमी से कल्चर, इकोनॉमी से एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ डिटरमाइन होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन के चलते स्टेट को कहीं ना कहीं लॉस हुआ। क्यों? जस्ट इन द एक्सपेक्टेशंस कि जीएसटी कंपनसेशन मिलेगा। जीएसटी रोल आउट के बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो टैक्स पूल, उनके जो टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया जीएसटी में। और चूंकि जीएसटी कंपनसेशन टाइम से नहीं मिला, सो जो पॉलिसीज, प्लानिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस और कहीं ना कहीं इससे इंपैक्टेड हुआ। तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है कि नहीं, इसका डिमेरिट है कि नहीं। सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये भी कौन कैप्चर करेगा ना, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। तो इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू विल्लभ व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर्स द इंक्लूड the study about, or it captures the 5 important areas. Number 1, the overhead structure. Number 2, the organizational structure. Number 3, the study about the management about man, material and finance, that is human resource, the material expenditure, prudent expenditure of the resources and the financial administration. ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्राइट बिगर टॉपिक है, उसको अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये विल्लभ भाई का समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है। लगभग सभी चीज है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, बोथ द इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। थोड़ा एक और थिंकर्स की बात करेंगे तब ये और बेहतर पिक्चर क्लियर होगा कि व्हाट द एक्चुअल द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। लेट्स से सो सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं उनका नाम है बेली एंड रिडले। According to Belly and Ridley, the scope of public administration include 4 dimensions of the organizations. इन 4 dimensions को याद रखने का एक ट्रिक है, that is DNAI. ठीक है, DNAI. So the scope includes the descriptive dimension of the organizations,
the normative dimensions of the organization, assumptive dimensions of the organization and instrumental dimensions of the organizations. जैसे normative का मतलब क्या होता है? Literal meaning of normative. Normative means prescriptive. जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है medicines on the basis of certain report, right? So that is called the prescriptive dimension of organizations भी है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है? इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट. तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इन शॉर्ट कोई पूछे तो क्या बोलना है? इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शंस. गवर्नमेंट इन एक्शंस, क्या ये स्टैटिक होगा कभी? नो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन ये चेंजिंग एक्टिविटी है, सो गवर्नमेंट इन एक्शंस हमेशा चेंजिंग होगा. तो यहां बात हो रही है कि डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, नॉर्मेटिव डायमेंशंस, एजम्पटिव डायमेंशन और इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस. ना ऑर्गेनाइजेशंस का ईज एस्पेक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस अभी कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कैसा होगा, इन दोनों एस्पेक्ट के बारे में भी जो स्टडी करना है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. जैसे अभी हम लोग थोड़ा दिन पहले 2-3 महीने से ये एक डेवलपमेंट देख रहे थे कि सडनली जो टोमेटो का प्राइस है वो सडनली स्काई रॉकेटिंग हो गया था. 100 प्लस बिक रहे थे, 150 प्लस बिक रहा था. सो ये कहीं ना कहीं फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट विजन है कि जैसे एक स्कीम था, यदि किसी को पता है, दैट इज कॉल्ड टॉप स्कीम. टॉप स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? द टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो के जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करना. सो स्कीम है ये बेस्ड ऑन द पॉलिसीज, द बेस्ड ऑन द विजडम ऑफ द थिंक टैंक. तो यदि कहीं पर प्राइस वोलेटिलिटी से इनवोलेटाइल हो, कभी स्काई रॉकेटिंग प्राइस है, इसका मतलब है कि जो पॉलिसी फ्रेमिंग है, विजुअलाइजेशन है, वो टू द एक्सटेंट नहीं है. सो व्हाट दे आर डूइंग ईयर द लॉन्ग. सो यहां पर बात हो रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में ऑर्गेनाइजेशंस के डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ना है. डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा ना. डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस का मतलब कि लेट अस टेक दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यहां पर हेनरी फियोल के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा हम लोग कोट करेंगे. हेनरी फियोल को क्या बोला जाता है? ही was regarded as the father of modern science of management. Henry Fayol was regarded as the father of modern science of management. Okay, father of modern science of management. Modern science of management. According to Henry Fayol, organization is an dynamic activity. इट इज ए फंक्शनल एक्टिविटी. और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि फियोल ने फंक्शनल होने के लिए कितने एक्टिविटी बताया था ना. एक सेट ऑफ एक्टिविटी जिसको सेगमेंटल एक्टिविटी और दूसरे सेट को क्या बोला था? इंटीग्रल एक्टिविटी. ये फियोल ने बोला था कि दैट फियोल से कि दैट कुछ सेगमेंटल एक्टिविटीज होती है और कुछ कैसी एक्टिविटी होती है? इंटीग्रल एक्टिविटी. सेगमेंटल एक्टिविटी में उन्होंने क्या क्या रखा था? दैट इज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी. और इंटीग्रल में किसको रखा था? एडमिनिस्ट्रेशन. ये बात कर चुके हैं हम लोग. According to Fayol, that organization is a functional activity, and in order to remain the functional, the organization perform these activities: technical, financial, commercial, accounting, security, and administration. और administration is an integral because administration क्या करता है? POCC, planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. So organizations के बारे में ये डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस है कि ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है ना. ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स बोलते हैं. जब भी हम टूल्स एंड टेक्निक्स बोले, टूल्स एंड टेक्निक्स, तो इसका मतलब आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि पोस्ट कॉर्प, और पोस्ट कॉर्प के साथ साथ अब POCC, ये भी याद रखिए कि जब ऑर्गेनाइजेशंस के टूल्स टेक्निक्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस का टूल्स एंड टेक्निक्स का क्या मतलब होगा? पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग.
ये ऑर्गेनाइजेशंस के टूल्स एंड टेक्निक्स कहलाते हैं, मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स कहलाता है। तो डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस में ऑर्गेनाइजेशंस के हर एक हायरार्की के बारे में स्टडी करना, हर एक लाइन ऑफ कमांड्स के बारे में स्टडी करना, हर एक वेव ऑफ कमांड्स के बारे में स्टडी करना, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के बारे में स्टडी करना, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में स्टडी करना, स्पेशलाइजेशंस के बारे में स्टडी करना, ऑल दोज एस्पेक्ट कम अंडर द डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इन शॉर्ट व्हाट वी कॉल कि दैट डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन कैप्चर्स टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर। ठीक है, अभी आएंगे उस पर। So descriptive dimensions का मतलब the each aspect of the organizations. Okay, the descriptive dimension includes the each aspect of organization, मतलब what is the structure now, what is the organization's behavior now, what is the organizational process now. लेकिन जब normative dimensions की बात करेंगे तो organizations is a dynamic futuristic activity, so it is the public administration captures that what should be. It means normative dimension captures what should be, what ought to be. Okay? तभी तो फ्यूचर में कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो उसको कैसे हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल केयर द सोसाइटी, विल केयर द पीपल, द सिटीजन। हाउ यू विल केयर? अनलेस एंड अनटिल यू हैव ए फ्यूचरिस्टिक प्लान। सिमिलरली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप में क्या पड़ता है? व्हाट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ईच एस्पेक्ट और शुड एस्पेक्ट दोनों को ही स्कोप कैप्चर करता है, मतलब व्हाट इज द प्रेजेंट, व्हाट वुड बी द फ्यूचर, उन दोनों को कैप्चर करेगा। देन एंड देन ये ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट होगा। एजम्पटिव डायमेंशंस का मतलब होता है व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, What is the organizational behavior? Organizational behavior का मतलब होता है कि within the organizations what type of power dynamics is going on. क्या healthy competitions है कि jealousy वाला competitions है? Organizations के अंदर में conditions of mutual trust and confidence है कि isolations है? एक we feeling है कि subordinations है? ये सारे किस में आता है ना? organizational behavior. So within the organizational behavior what actually comes? So under the organizational behavior basically that is called healthy competitions. Healthy competitions. Second, what type of communication system? Third, what type of that is called organizational culture. Organizational culture. So under this assumptive dimension we basically talk about the organizational behavior. Organizational behavior मतलब क्या मोरल का क्या कंडीशंस है, मोटिवेशंस का क्या कंडीशंस है, लीडरशिप स्टाइल कैसा है, हेल्दी कॉम्पिटिशंस है कि नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, ऑल दोज कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड फोर्थ जो डायमेंशन है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस। Under this instrumental dimension basically we study about the managerial tools and techniques. Managerial tools and techniques. So under the tools and techniques अभी मैंने बताया था what you have to recall post corp, POCCC. So under the instrumental dimension एक स्टोरी समझिए कि जो सिविल सर्विसेज है वो इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? सर्विस डिलीवरी के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसा है? एक पावर इंस्ट्रूमेंट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी स्टडी करेगा कि ये इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। द इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर और इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर में डिफरेंस है। इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर का मतलब ये मीन्स है, मीन्स फॉर व्हाट? सर्विस डिलीवरी। बट इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है इसका मतलब हो जाएगा कि वो एंड हो जाएगा। शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल, इस तरह का एटीट्यूड में काम करेगा। रूल मेनियक ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा, इस तरह से काम करेगा। गुड गवर्नेंस को साइडलाइन करते हुए, सिटीजन सेंट्रिक को साइडलाइन करते हुए एक इंस्टीट्यूशनल एक एंड ब्यूरोक्रेसी की ओर हो जाएगा। सो दैट विल कम्स अंडर इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस कि वेदर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बिहेविंग एज ए मीन्स और इट इज एन एंड।
It is behaving as a power instrument or it behaving as a power institutions. It is behaving as an what that is called for well-being to the society or for making that is called obligations for the bureaucracy itself. ठीक है, so ये सब dimensions कौन highlight करते हैं ना? Bailey and Ridley, इनका नाम याद रखेंगे. So Bailey and Ridley talks about the descriptive dimension, normative dimensions, exemptive dimensions and instrumental dimensions of the organizations. So in short, what we call that the scope of public administration, includes both the each aspect of organizational that is called organizational structure, process and behavior. At the same time, the should aspect of the organizational process, behavior and structure. यह सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि the scope of public administration include both the ease aspect as well as the should aspect of the organizational क्या structure, organizational process and organizational behavior. ठीक है, तो ये अभी तक समझ में आया, दो चीज समझ में आया है ना. हालांकि जो भी मेरे भाई एवं जो भी ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर जो भी तैयारी कर रहे हैं, डू नॉट बोदर अबाउट दैट, है ना. जस्ट टेक इट लाइटली एंड जस्ट टेक इट एज ए क्लास. जब आपके पास 10 या 11 लेक्चर्स आप हो जाएंगे, देन यू वुड बी इन ए पोजीशंस कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप हैंडल करोगे. सो ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि बम्बार्ड करना है, ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू टीच यू. कभी कभी आप सीखे भी कि पढ़ना क्या है, राइट. कभी भी इस तरह के फॉलिसी में नहीं रहना है कि कुछ भी पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा. सो बस पेशेंसली अभी पढ़ो, पेशेंटली वी आर दैट जो स्ट्रैटेजिकली हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, क्वालिटी को इंश्योर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये आपका जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे चैनल के साथ आप जुड़े और लोगों को भी जुड़े, क्योंकि हम आपके लिए रहेंगे, हम आपके लिए और जितना से ज़्यादा अवेलेबल होंगे ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन. तो आपकी भी ड्यूटी है कि चैनल को प्रमोट करें. गॉट इट. सो इसको पढ़ें, घबराएं नहीं, कोई इसके लिए आपको कोई कॉस्ट या पेमेंट का तो फंडा है नहीं. ऑल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू ओनली गाइज. जस्ट कीप वॉचिंग एंड बस इन ट्यून विद अस. तो क्या नेक्स्ट हम लोग जो थिंकर्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स को देखें, क्योंकि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा डीएस. लास्ट ईयर व्हाट द क्वेश्चन बीन आस्क्ड, इट वाज अबाउट द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस एंड जस्ट 40 मार्कर क्वेश्चंस था. तो 40 मार्कर क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़ेगा. एक एस्पेक्ट है कि पेज भरना है, ठीक है, लेकिन पेज भरने के साथ साथ सब कोई तो पेज भर ही देगा. ऐसा थोड़ी ना है कि सब कोई सिलेक्शन करके पीसीएस ऑफिसर हो जाएगा. सो इट इज योर डायर ड्यूटी कि आपको करना क्या है. ठीक है, अपने को एनरिच करो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और काम करेंगे. जो थर्ड एस्पेक्ट है, तो थर्ड एस्पेक्ट में एक और थिंकर्स की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड विल्बाय वेलिब रिडले. के बाद कौन है अभी? फिफ्नर है. फिफ्नर बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं. फिफ्नर क्या बात करते हैं कि फिफ्नर बोलता है कि एक कंसेप्ट है, पहले इसको समझ लो, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट एज वेल एज ए प्रैक्टिस, ये दोनों है ना. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस की जब बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट इन एक्शंस का मतलब होता है. क्या मैंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पबैड दोनों ही है. एक दैट इज द सब्जेक्ट और इट इज एज ए प्रैक्टिस. दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस की बात करें तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इसका मतलब है गवर्नमेंट इन एक्शंस, है ना. तभी हम लोग बोलते हैं ना कि जो एसडीएम काम कर रहा है, जो डीसी काम कर रहा है, वही क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यदि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अच्छा है तो अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर. तो ये सब चीजें जो हमें तुरंत दिखता है, विजिबल एस्पेक्ट, जैसे कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज वर्किंग वेल, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स के परफॉर्मेंस वो अच्छे होंगे, वो हमें दिखने लगता है कि स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है. सो ये गवर्नमेंट इन एक्शन है. ये किसका पार्ट है? प्रैक्टिस का पार्ट है. लेकिन जब हम लोग इसको एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट इन एक्शन है या बियॉन्ड दैट?
समटाइम लेट से कोई प्रॉब्लम है, जैसे ट्रेनिंग इज ए वेरी वाइटल टॉपिक, आपका जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दैट इज कॉल्ड सब्जुडाइज है, अच्छे से इस पे एम्फसाइज नहीं किया गया है ट्रेनिंग के लिए। जैसे आप लोग स्किप आ जाओगे जब सिलेक्शन के बाद, तो आपको ट्रेनिंग वो कैपेबिलिटी पोटेंशियल लाता है कि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो ट्रेनिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी, ये सब बातें हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में बियॉन्ड गवर्नमेंट इन एक्शंस बात की जाती है, ठीक है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों एस्पेक्ट है, इट इज ऑल्सो एज ए डिसिप्लिन बट इट इज ऑल्सो एक प्रैक्टिस दैट इज गवर्नमेंट इन एक्शंस, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग फिफ्नर पे फोकस करेंगे। तो फिफ्नर से कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है वो दोनों ही चीज को कैप्चर करता है, थ्योरी और प्रैक्टिस। थ्योरी को उन्होंने बोला द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के लिए बोला स्फेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली क्या है भाई, ये सब थ्योरी है और ये क्या है, द प्रैक्टिस है। थ्योरी जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, क्लासिकल स्कूल्स, ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो बताओ मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड वुड्रो विल्सन। उन्होंने क्या चीज दिया था बताओ, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। बट जब हम लोग आगे चलेंगे तो टेलर की बात करेंगे। सो टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। जितने भी थिंकर्स थे लगभग सब बात करते थे सेंट्रलाइजेशन की बात, कि हायर लेवल पे डिसीजन टेकिंग पावर कंसंट्रेट होना चाहिए। लेकिन टेलर बोलते हैं कि नो, फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। अपनी थ्योरी में सेंट्रलाइजेशन और दोनों डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। आगे चलेंगे ना, जब फियोल की बात करेंगे, फियोल अभी कॉन्टेक्स्ट में आया था, फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो फिर सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। ग्यूलिक एंड उर्विक की जब बात करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट, तो वो बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट। कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन होना चाहिए, है ना। जैसे आपका जो टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी में कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग, तो ये क्या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन, है ना। ये क्या करता है कि यदि एडमिनिस्ट्रेटर, द एग्जीक्यूटिव, दैट एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो तो क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नो बेटर थिंग्स अबाउट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एट द ग्रासरूट लेवल। उनके यदि मेंबर्स होने से क्या होगा ना, पॉलिसी मेकिंग ज्यादा एनरिच्ड होगा। सो दैट इज व्हाई द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिसी मेकिंग आपका एक टॉपिक है। तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, फ्यूजन प्रोसेस, है ना। जैसे कि जो डिवीजन है वो अनडिजायरेबल है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम में वुड्रो विल्सन कैसे स्टैब्लिश किए, द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी से। सो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगा व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो डिफरेंट होता है। जैसे मेनी टाइम्स जब आपको वायलेंस हो रहा है, सडनली जाना है, हैंडल करना है सिचुएशंस को, तो यू डू योर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस समटाइम। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे करना वो किसका पार्ट हो जाता था, रूल ऑफ थंब का। लेकिन यहां पर एक कंसाइंस की बात करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मोरल कंसाइंस, तो वो अलग चैप्टर है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, माने प्रैक्टिकल होता था, द सेम एज फिफ्नर से कि द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर्स बोथ द थ्योरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और थ्योरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए हम लोग डियर पढ़ना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, कि जैसे फियोल जो थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, है ना। 14 प्रिंसिपल लाइक द डिवीजन ऑफ वर्क, that is called line of command, the leadership, the specialization, spirit de corps, माने coordinations, harmony, ये सारे फियोल बोलता है। अब ग्यूलिक एंड उर्विक जब आए तो ग्यूलिक ने पहले 10 प्रिंसिपल्स दिया, उर्विक ने 10 प्रिंसिपल्स दिया, फिर दोनों ने मिला के 8 प्रिंसिपल दिया, तो इन टोटल 28 प्रिंसिपल्स हो गए उनके, ठीक है। लाइक सिमिलरली एल्टन मायो आएगी। सो एल्टन मायो टॉक अबाउट कि हाउ द कॉन्फ्लिक्ट टू बी रिजॉल्व्ड, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेशंस, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशंस, इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। सो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स के क्लासेस आपकी होगी तो आपको इनेबल करेगा
हालांकि द टॉपिक इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट कीप रीडिंग दिस टॉपिक, अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा ना, एम्पावरिंग नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसको अभी यहीं रोकते हैं कि द स्कोप कैप्चर्स द थ्योरी पार्ट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहां सिंपल लिख लेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द theories and the principles developed by the group of thinkers tagged as administrative thinkers in order to understand the organizational management effectively and efficiently. That is called principles of administration. Now, जब sphere की बात करेंगे तो sphere talks about कि that administration at what level, कि administration at local, administration at state level, administration at national level and administration at supranational level. Now supranational किसको बोलते हैं? That which is more than a nation. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका रीच मोर देन ए नेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, OECD, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारे सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब मोर देन ए नेशंस। तो क्या अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक नेशन से ऊपर हो गया, क्या मोर देन ए नेशन है? यस। तो एडमिनिस्ट्रेशन को नेशन के ऊपर में भी क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर भी बात होगी। जैसे G20 का भी समिट हुआ, G20 मीटिंग हुआ, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू आल्सो केयर फॉर द दैट इज कॉल्ड सुप्रा नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, है ना। कोऑर्डिनेशंस की बात, अलग अलग कंट्री से बात, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? दैट इज स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल क्या होगा? तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, लोकल लेवल का मतलब दैट इज विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट को लोकल बोला जाता है। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे क्या होगा, इसके बारे में भी स्टडी करेगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल माने सुप्रानेशनल तो समझ में आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन एट विच लेवल इट इज ऑल्सो कम्स अंडर स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक यहां पर प्रिंसिपल्स याद रखेंगे, कभी कभी अपने आंसर्स में यूज करना। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो आप लोग खोज के लिखिएगा कि व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ठीक, तो क्या हम फिफ्नर को कंक्लूड करें? तो फिफ्नर क्या बात करते हैं कि द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर्स बोथ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट से एंड इट इज गोइंग टू कैप्चर the principles of administration and at the same time that is called sphere of administration. It means the administration at which level, at the local level, at the state level, at the national level or at the supranational level. It basically trying to create an international governance as well as domestic governance. Got it? तो यहाँ तक इसको हम लोग conclude करते हैं कि जो तीन thinkers थे ये हमें help किया कि जैसे that is called Willard by organizational structure process behavior man material finance की बात करता है, that is Bailey and Ridley talks about what is the organizational structure process and behavior and what should be the organizational structure process and behavior. फिफ्नर की बात करेंगे कि ये that is called दोनों ही practice as well as the theory की बात है, it captures the principle as well as sphere of administration. तो समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर्स अबाउट एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाई पब्लिक इज व्हाट, इट इज गवर्नमेंट इन एक्शंस, राइट। अब थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट्स लिखेंगे, अपने आंसर्स में इसी तरह लिखना पड़ेगा आपको। सो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं। सो स्कूल ऑफ थॉट्स में जो पहला डिबेट है दैट इज वर्सेस नैरो वर्सेस ब्रॉड स्कूल, ये मीनिंग में भी बात किए। तो स्कोप क्या बोलता है नैरो स्कूल, नैरो स्कॉलर्स जो थे उनका क्या व्यू पॉइंट था बताओ, कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप किसको कवर करेगा, किस चीज को स्टडी करेगा, ओनली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। लेकिन ब्रॉड स्कूल बोलेगा नो, ये सारे ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात करेगा, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों ऑर्गन के बारे में स्टडी करेगा।
इसका मतलब है कि नैरो एंड ब्रॉड स्कूल, अकॉर्डिंग टू नैरो एंड ब्रॉड स्कूल, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर्स only the activities which are undertaken by state actors. ये कौन सा ना, only the state actors. ये है public administration according to which school, that is narrow and broad school. So is it so? No, it is not so. There are non-governmental organizations, non-state actors. अभी के टाइम में we talking about multi-stakeholder networking approach, inclusive approach. अभी के टाइम में क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है डेवलपमेंट? नो, वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर आल्सो स्टेक होल्डर्स टू द सोसाइटी. अभी हम लोग गवर्नेंस अप्रोच, इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं, तो सिर्फ स्टेट तक कन्फाइन करना ये कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट स्कोप नहीं है. तो यहां पर इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो पॉलिटिकल स्कूल आएगा. द पॉलिटिकल स्कूल से कि नो, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द स्टडी अबाउट बोथ द गवर्नमेंट और स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स. ठीक है, नैरो एंड ब्रॉड व्यू में इतना सीखेंगे. फिर आगे चलें तो आगे हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल वर्सेस इंटीग्रल स्कूल. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे. और ये ऑलरेडी हमने बात कर चुके. मैनेजरियल और इंटीग्रल में फिर से फियोल को रेफर करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू फियोल ऑर्गेनाइजेशंस में कितने तरह की एक्टिविटीज होती है बताओ? टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. क्या ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही चलेगा? जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर द टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड वन मैनेजर एंड अनदर इज कॉल्ड वर्कर. एक्चुअली फियोल का ये फंडा था, क्योंकि फियोल जिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन ये फर्स्ट फेज के थिंकर्स थे, फियोल का मेन पूरा थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है कि मैनेजर बढ़िया होना चाहिए, है ना. मैनेजर अच्छा हो तो अच्छी पॉलिसीज वगैरह बनेगा, अच्छे डिसीजंस लिए जा सकेंगे और पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगा. इसलिए कभी भी फियोल ना डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करते हैं. फियोल क्या बोलेंगे? ओवरऑल सुपरविजन की बात करेंगे कि माने लाइन ऑफ कमांड्स होना चाहिए, सुपर ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट के बीच में एक डिसेंसी होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, जूनियर्स फॉलो करें. तो ये फियोल का थ्योरी था. फियोल पढ़ाएंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. सो फियोल बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्टिविटीज होता है. सो आते हैं वापस. मैनेजरियल स्कूल बोलता है कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जस्ट टू स्टडी अबाउट द मैनेजरियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. फोकस कहां होना है? सिर्फ मैनेजर को. क्यों? क्योंकि मैनेजर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजरियल स्टाइल, मैनेजरियल टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस या अनसक्सेसफुल बनाएगा. सो मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स की जब बात करते हैं तो वही है पोस्ट कॉर्प, राइट. द मैनेजरियल टूल्स टेक्निक्स इंक्लूड पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये पोस्ट कॉर्प है. लेकिन फिर एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे, वो बोलते हैं कि इंटीग्रल स्कूल, लेकिन बोलता है क्या ऑर्गेनाइजेशंस में क्या सिर्फ मैनेजरियल फंक्शन ही सब कुछ होता है? नो. जैसे टेक्निकल स्टाफ यदि अच्छे से नहीं कमांड करेगा तो मैनेजरियल फंक्शंस, मैनेजरियल गाइडलाइंस, मैनेजरियल एक्टिविटी का क्या मतलब हो जाता है? सो हमको एज ए सेक्टरियन नहीं देखना है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल देखें आप. तो दे इंटीग्रल स्कूल से कि द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक जगह फोकस ना हो, that it should also going to study about the technical aspect of the organizations, the accounting aspect of organizations, administration aspect of organization, माने एज ए होल आप देखिए. ठीक है, तो मैनेजरियल वर्सेस इंटीग्रल स्कूल में क्या लिखेंगे कि द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर्स बोथ द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इंक्लूड्स द स्टडी अबाउट द मैनेजरियल स्टाइल, मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स, दैट इज पोस्ट कॉर्प. At the same time, the managerial, the powers, authority and the roles of the manager in the organizational management. This is counter by the integral viewpoint. They say it is not only the managerial, rather we should focus, the scope of public administration should focus on to study about all like managerial, technical, commercial, all the functions of the organizations. समझ में आ गया? So this is your managerial versus integral viewpoint.
एक और स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं। अपने आंसर्स को इसी तरह लिखना है हेडिंग्स में, ठीक है। पोस्ट कॉर वर्सेस कंटेंट व्यू, ये पोस्ट कॉर वर्सेस कंटेंट व्यू ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। पोस्ट कॉर जब भी देखोगे तो क्या मतलब होता है, मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स। हर एक का मतलब है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप सिर्फ मैनेजरियल टूल्स टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना है, लेकिन इसको काउंटर कौन सा स्कूल करता है, सब्जेक्ट मैटर व्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट व्यू। कंटेंट व्यू का क्या नाम है, सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू, और इसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी व्यू। पब्लिक पॉलिसी व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, और क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक पॉलिसी व्यू। देखो पब्लिक पॉलिसी व्यू क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। द पब्लिक पॉलिसी व्यू बोलता है कि ओके फाइन, जैसे कल हम लोग मीनिंग में बात किए थे कि दो ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, एक है रॉ और दूसरा है तो PWD। सब रॉ की यदि बात करेंगे तो रॉ डिफेंस सिक्योरिटी, डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो यहां पर हर साल ऑडिटिंग, हर साल जैसे इसके अकाउंटिंग, इसकी बात हम लोग नहीं कर सकते, प्रॉपर रेगुलर ऑडिटिंग नहीं होती है। लेकिन यदि हम लोग वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ये ऑडिटिंग मस्ट हो जाता है, ऑडिटिंग हर साल होगा। तो सेम टूल्स एंड टेक्निक्स जो हमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैटर कर जाता है। जैसे यू आर गोइंग टू प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, है ना, जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, और रूरल डेवलपमेंट में हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट है, एक द रूरल एरियाज, एक अर्बन एरियाज। सो रूरल एरियाज में आपको क्या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाइब्रेंट मिलेगा? नहीं। क्या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव मिलेगा? नहीं। क्या कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब इफिशिएंट ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? ये भी नहीं है। यहां पर ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, लेकिन अर्बन एरिया में जाएंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया ना, सिविल सोसाइटी वाइब्रेंट है, ना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वाइब्रेंट है, ना मोबिलिटी फास्टर है। तो यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है, यहां पर प्लानिंग इसके हिसाब से होगा, प्लानिंग यहां पर इसके हिसाब से होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। सो द पब्लिक पॉलिसी व्यू, द पब्लिक पॉलिसी, दिस स्कूल से कि द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग टू स्टडी अबाउट the public policies, because the policies are issue based and now the government action is driven through the public policy. So public policy is called content view, it is called subject matter view because it is the subject matter which define the managerial tools and techniques. कि बस tools and techniques को कहाँ लगाओगे, context तो तैयार होना पड़ेगा ना, तब लगाओगे आप। ठीक, so public policy view। अब ये public policy view के साथ एक मेजर इशू क्या शुरू हो गया कि द पब्लिक पॉलिसी लीड्स टू द आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, व्हाट इज दिस आइडेंटिटी क्राइसिस? देखो ध्यान से कि अभी हमने क्या बात करी कि डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बनाना है फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए। रूरल एरियाज के लिए डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमको वहां के लिए क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा? ज्योग्राफी, वहां की सोसाइटी, वहां की इकोनॉमी, वहां का दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट बिकम्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जब हुआ सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन has to face a challenge and that challenge was called identity crisis. तो identity crisis को समझो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी कैसे फ्लो होता है। आइडेंटिटी फ्लोज फ्रॉम योर डिफाइंड डोमेन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी मैनेजरियल टूल्स टेक्निक्स पढ़ रहा है, कभी सोसाइटी पढ़ रहा है, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, क्योंकि इशू के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा।
सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी इफिशियंसी की बात करता है, कभी इफेक्टिवनेस की बात करता है, कभी प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, कभी थ्योरी की बात कर रहा है. सो देयर बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड लूजिंग इट्स आइडेंटिटी. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज का अटैक शुरू हुआ. दो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है यहां पर. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is attacked by the two discipline, that number one is called pol science, number two is called management science. So identity crisis में क्या दिक्कत हुई कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो वोकैबुलरीज है, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आर्ग्यूमेंट है, वो दो डिसिप्लिन ने काउंटर किया कि ये तुम्हारा डोमेन तो है ही नहीं. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस को क्या बोलते हैं? मदर डिसिप्लिन. एंड मदर डिसिप्लिन अटैक्ड विथ एग्रेशन, एग्रेशन के साथ अटैक किया. उसी तरह से जब मैनेजमेंट साइंस सिस्टर डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन अटैक्ड विथ इंडिफरेंस. क्या ध्यान रखेंगे? द पॉल साइंस अटैक्ड विथ एग्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंस अटैक विथ इंडिफरेंस. और ये डेवलपमेंट कब हुआ? ना 1950s के आसपास. So 1950 के आसपास what happened? There was the identity crisis. And why this identity crisis? Because of the attack by the political science and management science. तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट था. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को डिफेंड कैसे किया ना? उस समय के कुछ नोटेबल थिंकर्स लाइक ड्यूइट वाल्डो, लाइक फ्रेडरिक्सन, फॉर एग्जाम्पल फ्रेडरिक्स, है ना. सो जब द डिसिप्लिन इज फेसिंग विथ आइडेंटिटी क्राइसिस, देन सम ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स दे कम आउट विथ स्पिरिटेड डिफेंस. किस तरह के डिफेंस? दे कम आउट विथ स्पिरिटेड डिफेंस. पबैड स्मार्ट आंसर देने वाला बोला कि भाई परेशान क्यों हो रहे हो आप, कि पॉलिटिकल साइंस इसके मदर जैसा है एंड